हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री बीटीबीसी का 11वां अध्याय। आपका ये है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। हम सुदूर मतलब दूर प्रदेशों से हम संपर्क कैसे साधते हैं, और इन्हीं सारे बात को हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। हम जो है कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बातों को पहुंचाते थे, उन सारी जो हैं वाद विवाद उनसे कैसे की जाती थी, कैसे उनसे जो है एक मार्ग से दूसरे मार्ग के रास्ते जो मार्ग होता है उसके तहत वहाँ पर कैसे पहुँचा जाता था, कैसे जो है संपर्क साधा जाता था। इन सारी बातों को हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं, और यह जो है बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ से आप जानते ही होंगे कि बीटीबीसी कितना महत्वपूर्ण है बिहार सरकार के लिए, और बिहार सरकार में आपको जो है बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की भर्ती होने वाली है उसमें आपको ये बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं हम 11वां अध्याय को। लिखा गया है कि अजय अपने वर्ग में शांत मुद्रा में सोच रहा था, तभी शिक्षक का वर्ग प्रवेश हुआ। शिक्षक का वर्ग में प्रवेश होता है। उसने शिक्षक से सवाल किया, सर, आपने हमें बताया था कि सम्राट अशोक के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया और नए राज्यों का उदय हुआ, जिनमें कुछ की स्थापना विदेशी आक्रमणकारियों ने की। यह विदेशी कौन थे और कहाँ से आए थे? शिक्षक ने जवाब दिया कि आगे हम उन विदेशियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब शुरू होता है कहानी। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना होती है? तो शुंग वंश की स्थापना होती है। आप याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आपका मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना होती है। आप बीपीएससी अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिला होगा, जिसमें आपसे बहुत बार यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। बहुत बार पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में किस वंश की स्थापना होती है? तो याद रखेंगे, शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसका जो है संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसका जो है संस्थापक के भी नाम आपसे पूछे जाते हैं। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग के नाम से जो है ये वंश शुरू होता है, शुंग वंश। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, मगध जो है पतन होता है उसके बाद किस वंश की स्थापना होती है? शुंग वंश की। आंसर शुंग वंश। शुंग वंश का जो है संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। याद हो गया होगा आपको। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति था, यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है, मौर्य सम्राट जो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो कौन था? बृहदर्थ। यहाँ पर जो है बृहदर्थ जो था वो अंतिम सेनापति, इसका जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, और मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो सम्राट था वो बृहदर्थ था। यहाँ पर अच्छे से नहीं टाइप है। उसका राज्य जो है अधिक दिनों तक बना नहीं रह सका। इसका जो है राज्य अधिक दिन तक बना नहीं रहा, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं का आक्रमण इस काल में होने लगा था, और कुछ समय बाद ही जो है इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ जो है प्रमुख वंश हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से एकदम फिक्स है जो पूछता ही है, और आप अगर यहाँ पर थोड़ा
समय देकर आपको हमने दिया, यहाँ पर समय आपको हमने 2-3 बार बताया भी। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन है 3-4, जैसे वेदर्थ हो गया जो अंतिम मौर्य जो है सम्राट था। दूसरा वेदर्थ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य पतन के बाद जो है शुंग वंश की जो है स्थापना होती है। संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग है। यह मौर्य जो है सम्राट वेदर्थ का सेनापति था और अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह वेदर्थ था। ये आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन यह पूछता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे है बैक्ट्रिया के यूनानी शासक। कहाँ के? बैक्ट्रिया के यूनानी शासक। ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात हैं। कहाँ किस नाम से? तो इंडो ग्रीक। बैक्ट्रिया जो यूनानी शासक थे ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात हैं। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यवन शासक मिनांडर, जो यहाँ पर याद रखेंगे, सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी शासक था, यवन, यूनानी को यवन भी बोलते हैं, यवन शासक जो था वो मिनांडर था। कौन था? तो मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था बौद्ध साहित्य में? तो ये मिनांडर था। ये मिनांडर कहाँ का था? तो यूनान का था, यूनानी शासक था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो में मिनांडर का जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। किसमें? तो बौद्ध ग्रंथ में आपको किसके साथ किसका संबंध है? तो मिलिंदपन्ह में जो है मिलिंदपन्ह में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो है संवाद है। यहाँ पर याद रखेंगे बौद्ध ग्रंथ का नाम है मिलिंदपन्हो और यह जो है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, इनका संवाद इसी में मिलता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाता है कि मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो मिलिंदपन्ह जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके जो है बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। किनके संपर्क में आने के बाद मिनांडर जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है? तो नागसेन के संपर्क में आने के बाद। और इसका जो है दोनों का वार्तालाप किस में है? तो मिलिंदपन्ह में जो है, मिलिंदपन्ह नाम लिखा गया यहाँ पे, मिलिंदपन्ह में जो है इसका संवाद मिलता है। ये बौद्ध ग्रंथ है। इसकी राजधानी जो थी साकल, वर्तमान में सियालकोट जो है इसकी राजधानी थी। कहाँ? तो ये वर्तमान में आपको सियालकोट है और ऐसे इसको साकल के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो वर्तमान में आप सियालकोट के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी साकल, जो वर्तमान में आपको सियालकोट के नाम से जानते हैं आप। ये जो था ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से ये पॉइंट जो आपने पढ़ा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यूनानी जो शासक था वो कौन था? मिनांडर था। और बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद के नाम से। और इतिहास में जो है इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात कौन है? तो यूनानी शासक है। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, मिनांडर का जो है बौद्ध भिक्षु के साथ संवाद, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलिंदपन्ह के ग्रंथ में। और नागसेन के संपर्क में जो है मिनांडर आने के बाद जो है क्या बन जाता है? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो साकल, वर्तमान में सिलाईकोट जो था वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हम समय ले रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ आपको हम चाह रहे हैं कि आप याद भी यहीं पर कर लें, ताकि एक बार 2 बार अगर आप दोबारा देखते हैं तो 2 बार 3 बार अगर कोई भी चीज़ आप सुन रहे हैं तो आपको जल्द ही याद हो जाता है। और जब तक याद नहीं करिएगा आप यहाँ से भूल सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार आप शब्द सुनिएगा, शब्द उसी एक शब्द को 2-3 बार दोहराइएगा तो आपको वो याद हो जाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। यूनानी संपर्क का जो है भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी
विज्ञान के क्षेत्र में भी, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भी, सिक्का बनाने के कला के क्षेत्र में भी इस सब में परिवर्तन आए। जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में जो है इन नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा, और धर्म और संस्कृति में जो है इन शासकों का प्रभाव भारत का ही पड़ता है। अब देखेंगे शक। शक क्या है? तो शक जो थे यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यवन का अब देखिए पतन होता है, यवन जो है यवन गया, उसके बाद आता है शक। कौन? तो शक आता है। यवन के पतन के बाद किसका शुरू होता है? तो शक का शासन शुरू होता है। सीथियन या शक शासकों का सत्ता स्थापित होती है। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों में जो है शासन किया। मध्य एशिया के निवासी थे, लेकिन ये उत्तर भारत जो है यहाँ पे शासन करते हैं। ये क्षत्रप कहलाते हैं और कई शाखाओं में विभक्त थे। ये जो है कई शाखा में विभक्त थे। इनमें एक प्रमुख शाखा उज्जैन के क्षत्रपों का था। ये देख सकते हैं उज्जैन जो कि उत्तर भारत का ये क्षेत्र है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण इनका जो शाखा था उज्जैन के क्षत्रपों की थी। देखिए रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। कौन? तो रुद्रदामन जो था प्रसिद्ध राजा था। उसने चूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी होती है। चूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें जो है रुद्रदामन और सातवाहन जो दक्षिण भारत के थे, सातवाहन एवं कुषाण के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है चूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के द्वारा ही जो है अभिलेख लिखा गया, चूनागढ़ अभिलेख। और जो है हमने चूनागढ़ में जो है सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में जो है हम पहले अध्याय में इसके पिछले अध्याय में हमने पढ़ा भी है कि जूनागढ़ अभिलेख में ही आपको मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में भी आपको मिलता है कि कौन जो है सुदर्शन झील का निर्माण करता है। पहले किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। तब जो है आपको कौन करता है? रुद्रदामन। तब उसके बाद स्कंदगुप्त। 3 जो है यहाँ पर राजा के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, पहले जो है निर्माण, तब 2 राजा के बाद जो है राजा उसका पुनर्निर्माण करते हैं। अब जो है आगे लिखा गया है कुषाण। उसके बाद कुषाण का काल आता है। कुषाण विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। कुषाण यू ची कबीला की एक शाखा थी। कहाँ? तो कुषाण जो था यू ची कबीला की एक शाखा थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिसस हुआ और उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था और कुषाण का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिसस था और उसने काबुल और कश्मीर में सत्ता स्थापित किया। कौन? तो ये कुजुल। और कुषाण जो है, कुषाण विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में जो है कुषाण का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। और कुषाण जो था एक कबीला था। क्या था? यूची कबीला की एक शाखा थी। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे इस वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? तो कनिष्क हुआ। उसने जो है उसके समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके समय में, कुषाण के समय में आपको अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया और पार्थिया जो प्रदेश था उसमें शामिल था। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये सारे क्षेत्र कुषाण के साम्राज्य थे। ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे भारत में साम्राज्य के बारे में, कुषाण साम्राज्य के बारे में दिखा गया। और यह कनिष्क जो था, यहाँ पर जो सबसे महान राजा हुआ इस वंश का, कुषाण का सबसे महान राजा कौन था? कनिष्क था। शासक सबसे कनिष्क। आगे है कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध
विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी फिरोजपुर पेशावर ले गया और ले आया। कौन? तो कनिष्क ने क्या किया? तो मगध पर आक्रमण करता है और जो प्रसिद्ध विद्वान थे अश्वघोष, उनको अपनी राजधानी, कहाँ था कनिष्क की राजधानी? तो यहाँ पर फिरोजपुर। कहाँ पे? फिरोजपुर, जो कि अभी पेशावर के नाम से जानते हैं। ये फिरोजपुर अश्वघोष को ले आता है, प्रसिद्ध ये विद्वान थे, और ये मगध पर आक्रमण करता है। कौन? तो कनिष्क। आगे है कि भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहां पर जो है एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजय हुआ। चीन में जो है एक बार पराजित होता है, दूसरा बार विजय हो जाता है, वो जीत जाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के बाद ये कनिष्क जो है, ये सबसे जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला राजा बना। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम व्यापार होता था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बीच जो है रेशम व्यापार होते थे? तो रोम और चीन के बीच, रोम और चीन के बीच पर यहाँ पर व्यापार होता था। पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था, यहाँ पर जो है कुषाण साम्राज्य का भी नियंत्रण था। और कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए? तो कनिष्क। और कनिष्क ने क्या किया? तो मगध पर ही आक्रमण किया और विद्वान जो थे वहाँ के मगध के अश्वघोष, उनको अपनी राजधानी फिरोजपुर यानी पेशा पर ले आया था। और यहाँ पर देखेंगे तो रेशम मार्ग, जो रोम और चीन के बीच जो व्यापार होता था, उसको रेशम मार्ग कहते हैं। और रेशम मार्ग में जो है इसका जो है रेशम मार्ग पर इसका नियंत्रण था, कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था रेशम मार्ग पर। और रेशम का जो है व्यापार होता था, इसको रेशम मार्ग भी बोलते हैं। रोम और चीन के बीच जो रेशम का व्यापार होता था, उसको रेशम मार्ग भी कहा जाता है। और यह जो है कुषाण के नियंत्रण में था, कुषाण साम्राज्य के नियंत्रण में। अब हम आगे पढ़ेंगे, इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ जुड़ा। और इसके जो है व्यापारिक संबंध भी इसी के कारण यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है शासन कर रहा है। और उत्तर पश्चिम, और यहाँ पर जो है पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, ये जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या होता है कि यूरोप के जो क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ से व्यावसायिक संपर्क जो है बढ़ जाता है भारत का। कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावे पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राज्यसभा के रत्न थे। कौन कौन थे? अश्वघोष थे, पार्श्व थे, वसुमित्र थे, नागार्जुन थे। ये सब जो थे वह राज्यसभा के रत्न थे। अब देखेंगे बौद्ध धर्म का विस्तार। इस काल में जो है बौद्ध धर्म का विस्तार क्या होता है, कैसे होता है? चौथा जो बौद्ध संगीति होता है, कनिष्क ने ही करवाता है। ये कनिष्क ही कश्मीर में करवाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय का विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया और जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। यहाँ पर जो है ब्राह्मण धर्म का विकास जो है करने वाला कौन था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। इसने ब्राह्मण धर्म का जो है बढ़ावा देता है और बलि और यज्ञ का प्रथा का विकास शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो है वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना जो है और बौद्ध धर्म कि महायान का शाखा का उदय भी इसी मौर्योत्तर काल में होता है। ब्राह्मण का भी और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना और बौद्ध धर्म की महायान शाखा की जो है विकास जो है मौर्योत्तर काल में ही होता है। आगे है कि इसके साथ ही त्रिदेव विष्णु और महेश, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की धारणा भी बलवती हुई, मतलब ये भी ज़्यादा बढ़ा। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही परिचय दिया। और लेकिन
जो है तब पर भी जो विदेशी शासक थे वो बौद्ध धर्म को ही ज़्यादातर मानते थे। हिंदू यूनानी यवन शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान दिया। कुषाण क्या किए, तो यहाँ पर बौद्ध विहार जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर बौद्ध जो विहार था वहाँ पर दान दिया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था अतः जो है उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आपसे पूछा भी जाता है किसके द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था, तो वो थे कनिष्क। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक कनिष्क ने भेजे थे। आगे है, देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रश्रय मिला। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। यहाँ पर जो है इस काल के अनेक बौद्ध विहार जो थे वो व्यापारी के अनुदान से बनाए गए थे। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जो आप यहाँ पर देखते हैं कि अधिकांश जो विहार है व्यापारिक मार्ग जो है पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, ये आपका पश्चिम भारत है, यहाँ पर जो है बहुत सारे क्षेत्र आपको मिलते जो व्यापारिक मार्ग थे। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया के भी हुआ और यहाँ पर है व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म का जो है प्रचार पश्चिमी एवं मध्य एशिया में पहुँचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खोतान, चारकंद, तूरफान, मीरन आदि स्थानों पर, यहाँ पे याद रखेंगे व्यापार के माध्यम से जो है अनेक व्यापारी कहाँ पर, तो कासगढ़, खोतान, चारकंद, तूरफान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की और व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क में बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। कहाँ पे, मध्य एशिया के निवासी जो है यहाँ पर प्रचार करते हैं और बौद्ध मत ग्रहण करते हैं और जो है मठ का यहाँ पर स्थापना होता है। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में सहायता की। अगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हुआ। उनकी मृत्यु होती है और उनकी शिक्षा के जो है संबंध में वाद विवाद शुरू हो जाता है। फलस्वरूप जो है बौद्ध धर्म दो शाखा में बट जाता है और इसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखा में बढ़ता है। एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। दो शाखा याद रखेंगे। बौद्ध धर्म जो है कितनी शाखाओं में बढ़ता है, बुद्ध की मृत्यु के बाद, तो दो शाखा में, एक हीनयान दूसरा महायान। हीनयान के बारे में पढ़ेंगे तो हीनयान जो था, हीनयान शाखा की अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। याद रखेंगे हीनयान को जो मूल शिक्षा के रूप में कौन विश्वास करते थे, तो ये थे आपके हीनयान। और महायान का मत क्या था, महायान मत के मानने वाले लोगों ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया और यहाँ पर मत का जो है विश्वास करने वाले थे वो थे बोधिसत्व जो इसका विश्वास आदर्श प्रस्तुत करते थे। एक थे हीनयान, दूसरे हुए महायान। महायान में आपको मत, हीनयान में आपको मूल शिक्षा। जो अनुयायियों जो थे उसके महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा पर विश्वास करते थे, जबकि महायान के जो थे वो मत के मायने वाले लोगों के बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में ना देखकर भगवान के रूप में देखा गया। किसके रूप जो है, कौन जो है भगवान के रूप में देखता है, तो जो महायान है वो जो है भगवान के रूप में देखता है। बाद में उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे और इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। बहुत बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। महायान जो है बुद्ध को भगवान मानता है, पूजा करता है, मूर्ति बनाता है, बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत करता है। हीनयान जो है मूल शिक्षा का विश्वास उसको मानता है। अनुयायी जो है महात्मा बुद्ध को मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। और हीनयान ये हो गए और महायान में आपको जो है बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत करता है और यह जो है भगवान की उपाधि जो है
महात्मा को देता है, महात्मा बुद्ध को भगवान कहकर पुकारता है और जो है पूजा करता है, मूर्ति बनाता है। ये सारे काम जो है महायान जो करते हैं, जो कि भक्ति की अवधारणा का विकास इसमें बौद्ध धर्म में होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक शॉर्ट जो है एनालिसिस आपको हम कर देते हैं। देखिए, बुद्ध की मृत्यु होती है। बौद्ध जो है धर्म दो शाखा में बढ़ता है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो है मूल शिक्षा पर विश्वास करता है और महायान जो है बोधिसत्व पर विश्वास करता है। तीसरा आपका हो गया कि जो है महायान जो है भगवान का जो है दर्जा देता है, मूर्ति बनाता है, पूजा करता है और इससे क्या होता है, महायान में बौद्ध धर्म की भक्ति की अवधारणा का विकास होता है। ये सारे 4-5 पॉइंट है, आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाले हैं, आपको हमने तोड़ के बता दिया। अगला हम पढ़ेंगे कला एवं स्थापत्य के बारे में। कला है तो मौर्योत्तर काल में जो है कला के विकास में सभी उल्लेखनीय प्रगति हुए। कला के विकास में जो है भी उल्लेखनीय प्रगति होती है। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष जो हैं अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था बौद्ध विहार, वो आपको मिलता है। और पहाड़ों के चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिर एवं भिक्षुओं के रहने के लिए की जाती थी। जो पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफा थी वो बौद्ध मंदिर और भिक्षुओं के रहने के लिए किया जाता था। इनमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल था, और इनमें जो है चैत्य भी था और पूजा स्थल भी शामिल था। इसमें आपको स्तूप, गुफा, मंदिर, चैत्य और जो है गुहा, मंदिर, चैत्य, बौद्ध विहार सारे जो हैं जो है मौर्योत्तर काल में आपको मिलते हैं। स्थापत्य कला के ये अवशेष के रूप में आपको ये मिलते हैं। देख सकते हैं ये स्तूप है और ये आपको चैत्य है। ये स्तूप और चैत्य है। हम आगे पढ़ेंगे कि पश्चिमी भारत में कार्ले की गुफाएं तथा अजंता एवं एलोरा के गुफा मंदिर के निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। पश्चिमी भारत में कौन, तो कार्ले की गुफा और अजंता और एलोरा की गुफा आज भी आपको इसके साक्ष्य हैं। भरहूत तथा सांची के स्तूप जो है भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है। शिल्प कला में आपको भरहूत, सांची जो है शिल्प कला का ये अच्छा उदाहरण आपको मिलता है। इनमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है। और इसमें तोरण को जो है इस कला में जो है अच्छा उदाहरण मिलता है। और इसमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का उपयोग किया गया है। इस काल में जो यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। शुंग शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियों एवं स्तूपों तथा तोरण द्वारों का निर्माण हुआ। यहाँ पर याद रखेंगे, यह जो है यह धर्म से प्रभावित हुआ, और चाहे वह स्थापत्य हो या मूर्ति हो। इस समय के कुछ विशिष्ट शैली जो है विकसित होता है, जैसे शुंग शैली हो गया, गांधार शैली हो गया, मथुरा शैली हो गया, अमरावती शैली हो गया। ये सारे जो हैं सुंदर मूर्तियों और स्तूपों तथा तोरण द्वारों का निर्माण इस कला में जो है हुआ था। आगे लिखा गया है शुंग शैली। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे शुंग शैली के बारे में। शुंग शैली जो होता है, शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चारदीवारी बनाई जाती है तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियां से सजाया जाता था। भारहूत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। शुंग शैली का उदाहरण आपको कहाँ, तो भारहूत और सांची का स्तूप जो है इस कला के उदाहरण है शुंग शैली के। और शुंग शैली में क्या होता था, तो शुंग शैली में जो है शुंग कला में स्तूप के चारों ओर जो है 4 दीवारें एक
1 दीवारी 2 3 4 दीवारें जो है बनाए जाते थे और 4 तोरण का द्वार जो है लगाया जाता था और 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे और जिसको जातक कथाओं, बोध चिन्ह, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। बोध चिन्ह में जो है नाग और अप्सरा की मूर्ति से इसको सजाया जाता था। ये अभी आपको सांची का स्तूप और भारत का जो है स्तूप है वहाँ पर इसके उदाहरण आपको मिलते हैं सुंग शैली के। अब है गांधार शैली। तो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ और इस शैली का अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार जो है बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। किस शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार शैली को जाना जाता है। इसमें ज़्यादातर जो है बुद्ध के जीवन यात्रा का संबंधित आपको मिलता है। इसमें मूर्तियाँ बहुत सारी मिलती है, ये देख सकते हैं गांधार शैली में बुद्ध का मूर्ति। अब है मथुरा शैली। तो मथुरा शैली जो है मथुरा काल में मथुरा भी जो है कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टतः जो है सोच भारतीय हैं। इसमें यूनानी ये भगवान बुद्ध के मथुरा शैली के रूप में आपको दिखाए गए हैं और ये जो है गांधार शैली में बैठे हुए हैं, इसमें जो है खड़े हैं। ये देख रहे हैं जो मथुरा शैली में है उसमें खड़े हैं और गांधार में बैठे हुए हैं। इसमें जो है यूनानी एवं ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ के अलावे हिंदू एवं जैन मूर्तियाँ भी जो है का भी निर्माण किया गया था। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है और इसमें जो है सिर रहित मूर्ति कनिष्क की मिलती है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। किस शैली में जो है लाल सुंदर बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था? तो ये था मथुरा का शैली, मथुरा शैली। अब हम पढ़ेंगे अमरावती शैली। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला, कहाँ? तो गुंटूर जिला से बुद्ध के कई मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएँ हैं। क्या हैं? तो यहाँ की स्तूप की मुख्य विशेषताएँ हैं संगमरमर की पट्टिकाएँ। ये जो दिख रहा है ये आपको ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश में जो है ये अमरावती है जो कि गुंटूर जिला में ये है और बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं यहाँ पर मूर्ति जो हैं ये मिले हैं और ये जो है संगमरमर की पट्टिकाएं के द्वारा जो है ये प्रसिद्ध हैं। इसमें जो है जिन पर बुद्ध के जीवन के संबंध दृश्यों का चित्रण किया गया। ये जो देख रहे हैं इसमें जो है बुद्ध के जीवन के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है, देख सकते हैं पशु इसमें है और जो है पुष्प भी दिखते हैं। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त था। यह जो है विदेशी प्रभाव मथुरा में आपको अमरावती में आपको नहीं मिलते हैं। आगे कि इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इसके जो है इनमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। इसमें कौन? तो इस मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के लोग शामिल थे, देश के लोग शामिल थे। इन संबंधों का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से देखिए बौद्ध धर्म के माध्यम से श्रीलंका, चीन, बर्मा, मध्य एशिया में बनता है, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि अन्य देशों के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ। कहाँ? कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जो व्यापार था और बौद्ध में धर्म के प्रचार में श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया में जो है प्रचार प्रसार होता है। आगे हम लिखा गया है कि श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी तरह बर्मा का या आधुनिक म्यांमार, जो बर्मा है आधुनिक रूप से अभी क्या है म्यांमार है, बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के कौन बाद का विकास होता है? तो थेरवाद का यहाँ पर विकास होता है। इन दोनों देशों में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ जो भारतीय कला के
प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासक के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। बौद्ध जो है गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाया गया था। और यह जो है विशाल जो है मूर्ति अफगानिस्तान को कौन पहाड़ काटा गया, तो बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाया गया था। ये भारत प्राचीन काल में भारत वर्ष व उसके उपनिवेश राज्य और बाह्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार ये चित्र के अनुसार आपको दर्शाए गए हैं। कहाँ पर कैसा जो है हुआ था प्रचार प्रसार, तो यहाँ पर देखेंगे एशियाई देशों में मानचित्र में दिया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं भारत व उसके उपनिवेश राज्य ये है, और उसके बाद ये देख सकते हैं नीचे की ओर म्यांमार है, श्रीलंका है, यूनानी देश यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार देखने को मिलते हैं। ये भी क्षेत्र आपको बौद्ध धर्म मंगोलिया हो गया, ये यहाँ से जाता है तो यहाँ पर भी आपको जो पश्चिमी के क्षेत्र में दिखता है। और यहाँ पर आपको जो ये जापान के कुछ जो द्वीप जापान है वहाँ पर भी आपको धर्म जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार आपको मिलते हैं। ऐसे करके यहाँ से जो निकलता है तो ये म्यांमार होते हुए चीन की ओर जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? आपको प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन हुआ था? देखिए, यूनानी शासक प्रसिद्ध जो था वो कौन था? मिनांडर था। ये जो है सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में आपका तो ये कनिष्क था, लेकिन मिनांडर भी जो है प्रसिद्ध शासक था। लेकिन आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क। कौन? तो सबसे यूनानी प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो कनिष्क की राजधानी जो कि अभी पेशावर है वहाँ पर पेशावर में थी। कहाँ पे? तो पेशावर में। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, जो मौर्य वंश के पतन के बाद जो है मौर्य काल का पतन होता है और उसके बाद मगध का शासक पुष्यमित्र शुंग बनता है। शुंग वंश के संस्थापक हुए। ये सेनापति थे, बृहदर्थ के सेनापति थे। खाली स्थान भरने के लिए कहता है तो मौर्य वंश के बाद देश जो है मगध पर शासन करता है तो शुंग वंश शासक करता है पुष्यमित्र शुंग। इंडो ग्रीक जो है राजा भारत में देश से आए थे, तो इंडो ग्रीक राजा जो थे वो कहाँ से? तो पूर्वी यूनान जो होता है यूनान से वो आए थे, यूनानी इसको कहते हैं। आप जब ऊपर पढ़े थे तो आपको यहाँ पर इंडो ग्रीक राजा के नाम के बारे में आपको बताया गया था। जो ये देख सकते हैं यूनानी शासक थे, इसको यूनानी शासक कहते हैं। इंडो ग्रीक जो है इतिहास में इनको बैक्ट्रिया के यूनानी शासक ये थे, इनको इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक के रूप में जो है सबसे प्रसिद्ध यूनानी मतलब शासक जो थे मिनांडर थे, और इसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है मिनांडर भी है, तो सबसे प्रसिद्ध शासक आपका जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा